नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं। प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 पर हम पढ़ रहे कक्षा 10 के जीव विज्ञान और हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं श्वसन। आइए देखते हैं श्वसन क्या है। तो जाहिर सी आप बात जानते हैं कि श्वसन में हम तो जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इस क्रिया को जो है, इस फंक्शन को हम लोग बारीकी समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है और कैसे वो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को विखंडन करता है और उससे ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं? बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं हम लोग और ग्रहण करके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उस कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, देखिए कोशिका का जो ईंधन होता है उसको ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं। हम लोग कोई भी चीज खाते हैं उसमें चार ही चीज खाते हैं, मेनली एक होता है ग्लूकोज, दूसरा जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, दूसरा होता है वसा और तीसरा होता है प्रोटीन और चौथा होता है विटामिन और खनिज लवण। यही 4-5 चीजों को हम लोग उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। तो बोल रहा है कि जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, कोशिका का जो ईंधन ग्लूकोज है का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी, यानी कि जो भी सजीव है उनके अंदर जो एटीपी ऊर्जा जो होता है वो एटीपी के रूप में रहता है। एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडेनोसाइन, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं जैव ऊर्जा। हम लोग जितने भी सजीव हैं, हम लोगों के शरीर में जो भी एनर्जी इकट्ठा रहता है वो जैव ऊर्जा एटीपी के रूप में रहता है। तो एटीपी का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ऑक्सीजन के प्रभाव से जो ग्लूकोज है वो टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, इस क्रिया से जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन क्या करेगा तो ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ता है और ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ने के बाद जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा हो जाता है, इस एटीपी के रूप में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको हम लोग फिर फेफड़ा से नासिका के माध्यम से हम लोग उसको शरीर से वायुमंडल में बाहर छोड़ देते हैं। श्वसन एक अपचायक अभिक्रिया है। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? देखिए कोशिका का ईंधन क्या है? हमारा शरीर जो होता है वह कोशिकाओं का बना हुआ है। कोशिका क्या होता है? तो जीवन की सबसे या शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका को चलाने के लिए कुछ न कुछ ईंधन चाहिए। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। जो ग्लूकोज होता है उसको हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल का क्रमिक ऑक्सीकर विघटन या विखंडन किया जाता है। जब भी ऊर्जा का उत्पादन होगा तो क्या ऊर्जा उत्पादन होगा? भोजन हम लोग करते हैं, उस भोजन में मेनली जो होता है वो 4 या 5 चीजें होती है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा खाते हैं, वसा के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद आपको आता है खनिज लवण और विटामिन आ जाता है। इतना ही चीज हम चाहे खाते हैं, चाहे आप चावल खाइए, दाल खाइए, चाहे जो भी आइटम खा रहे हैं खाइए, आपको मिलना ही यही चीज है। फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर पे आता है आपको वसा, तीसरा नंबर पे आता है आपको प्रोटीन और चौथा नंबर पे विटामिन और 5वां नंबर पे खनिज लवण। खनिज लवण जो है हमको जल के माध्यम से पूरा हो जाता है, लेकिन विटामिन की जो पूर्ति है वो साग सब्जियों के माध्यम से होता है, हरे पत्तेदार सब्जियों के माध्यम से होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है चावल, ये सबसे, वसा जो है तेल से मिल जाता है और प्रोटीन जो है दाल से मिल जाता है। तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ जो सरल है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं, या कभी कभी वसा और विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल जो होता है प्रोटीन का ही बना होता है, क्रमिक ऑक्सीकर विघटन या विखंडन किया जाता है, जिससे इनके बंधन टूटते हैं। जो आपस में ग्लूकोज है उसका बंधन टूटता है और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है और उसमें जो संचित एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, वो मुक्त हो जाती है और यह ऊर्जा एटीपी जैसे विशेष प्रकार के यौगिक के रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है। जो भी ग्लूकोज से एनर्जी निकला वो एनर्जी एटीपी के रूप में क्या होता है, हमारे कोशिकाओं के अंदर जमा हो जाता है और मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी में जमा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होता है, उसी क्रिस्टी में ये जमा रहता है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का ही उपयोग करती है।
जैव जो भी जीव जंतु है वो ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए मेनली उसको ग्लूकोज चाहिए। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर आपको इंस्टेंटली अगर जरूरत है ताकत की तो क्या चाहिए, तो ग्लूकोज चाहिए। आप आलू सन के खा सकते हैं या शरबत जो है पी सकते हैं, ग्लूकोज आपको मिल जाता है। आगे कि जैव ऊर्जा क्या है। जैव ऊर्जा, जैव मतलब जीव और ऊर्जा मतलब ऊर्जा। जीव के अंदर जो ऊर्जा है वो उसे क्या कहते हैं, तो एटीपी। एटीपी को कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसाइन। एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। जितना भी जीवित कोशिकाएं हैं, सजीव हैं, उन सभी में जो ऊर्जा आ रहा है वो ऊर्जा जो है किसके माध्यम से आता है, तो वो एटीपी के रूप में संचित रहता है। क्योंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। ये ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज है। ऑक्सीजन जब इसमें लगता है तो ये टूटता है C6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O जल में और ऊर्जा में। और यही जो ऊर्जा है यह ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। एटीपी के रूप में यह संचित हो जाती है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। अब आ रहा है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, प्रश्न यह है। तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। देखिए श्वसन क्रिया जब भी होगी, सांस हम लोग लेंगे, ग्लूकोज का टूटना है तो वो टूटता कहां पर है, तो ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव्य में जो है केवल पायरुवेट में टूटता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वह पूरी तरह से विखंडित होता है। तो श्वसन क्रिया में जो ग्लूकोज अणु है, ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जो ग्लूकोज का टूटने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कोशिकीय श्वसन में काउंट करते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को दो अवस्थाओं, अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में विभाजित किया जा सकता है। जितनी भी कोश हम लोग श्वसन पढ़ते हैं, श्वसन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अवायवीय और एक होता है वायवीय। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, यह श्वसन का प्रथम चरण है। यह श्वसन का जो है पहला चरण है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाता ही नहीं है, कोशिका द्रव्य में होता है। इसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय जो श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन का विखंडन तो होता है, लेकिन पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ऑक्सीजन जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का विखंडन तो होता है लेकिन पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ग्लूकोज का विखंडन जो होता है पायरुवेट के रूप में होता है, 3 कार्बन वाले परमाणु के रूप में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। देखिए जब तक कोशिका द्रव्य में होगा ताकत नहीं मिलेगा। इसमें मात्र और मात्र केवल 8 एटीपी एनर्जी मिलती है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग होता है, बहुत सा छोटा सा भाग, बहुत सा छोटा सा एनर्जी जो है वो मुक्त होता है। और हमारे शरीर का इनर ऑर्गन जो है उनको चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इनसे इनर ऑर्गन भी नहीं चल पाता है, इतना मतलब कम ऊर्जा होता है। शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधन में ही संचित रह जाती है। पायरुवेट के आगे की स्थिति निम्नलिखित 3 प्रकार की हो सकती है। जो पायरुवेट बनेगा उसकी स्थिति आगे 3 प्रकार से संभव होगी। यानी कि अवायवीय श्वसन का मतलब है मोटा मोटी यही हुआ कि अवायवीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है। ग्लूकोज जो होता है वह कोशिका द्रव्य में ही जाकर के 2 भागों में टूट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट। यानी कि एक जो है अणु, वो 2 अणु पायरुवेट में क्या होगा, टूट जाएगा। और वो पायरुवेट कहते हैं 3 कार्बन वाले परमाणु, 3 कार्बन वाले अणु होते हैं। पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होती है। जब भी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर बैक्टीरिया किसी चीज को कन्वर्ट कर रहा है तो उसको ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट। और ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहते हैं किण्वन। तो पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन वाले जो परमाणु है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें ऑक्सीजन अभी तक मिला नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको हम, एथिल अल्कोहल। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है इसमें भी परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। जब भी कोई अभिक्रिया जिसमें अम्ल बनता हो, उस अभिक्रिया को और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो, तो उसे हम लोग किण्वन कहते हैं। और किण्वन में जो बैक्टीरिया भाग लेता है
उसको ईस्ट कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ईस्ट कहते हैं। ईस्ट में जो है क्रिया होता है और किण्वन की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी कोशिकाओं में, तो हमारी कोशिकाओं में जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक अम्ल का जमाव होगा, और लैक्टिक अम्ल के जमाव से हमारे शरीर में दर्द और ऐंठन जैसे महसूस होने लगेगा। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण से क्रैम्प या तकलीफ या दर्द होती है। जब हम रनिंग करते हैं या जब हम कोई भारी कार्य करते हैं, एकाएक काम करते हैं, तो हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां पर लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और उसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में तकलीफ होता है, दर्द होता है, क्रैम्प होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब ये तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में था, अब यह है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा। देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो प्रकार की चीजें हुई है। एक है कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यानी कि CO2 बना और इथेनॉल एल्कोहल बना, और एक है कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होगा जिससे दर्द होगा। अब तीसरी कंडीशन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पहले नंबर पे है कि ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज जो है वो टूटा पायरुवेट में, और पायरुवेट जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एनर्जी देता है, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। तो अब तीसरा कंडीशन, जब इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन इसे मिलेगा तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, पूरा का पूरा ये टूट जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होगा, और इसमें बहुत सारी मात्रा ऊर्जा मुक्त होती है। क्योंकि यह क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो इसी को हम लोग वायवीय श्वसन बोलते हैं। जो अभिक्रिया, जो ग्लूकोज का जो विघटन है, पायरुवेट का टूटना है, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे इसको वायवीय। और इससे पहले की जो दो प्रकार की अभिक्रियाएं जो पढ़े हम लोग, जिसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और लैक्टिक अम्ल बनता है, तो इस वाले में क्या था कि ऑक्सीजन का अभाव था, इसीलिए उससे बोलेंगे अवायवीय श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन मिल रहा है उसको बोलेंगे हम वायवीय श्वसन। अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी बोलते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन ना लगे उसे अनॉक्सी बोलते हैं। तो अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणु या गुद्देदार फलों में भी होता है। जो अनॉक्सी श्वसन होता है वो विभिन्न प्रकार के कवक में होगा, जीवाणु में होगा, और गुद्देदार फल जो होते हैं उनमें होता है। कवकों द्वारा अनॉक्सी श्वसन प्रायः जाइमेज नामक एंजाइम के प्रभाव से होता है, जिसमें ग्लूकोज के सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब भी अगर एल्कोहल बन रहा है, एथिल एल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उस अभिक्रिया का नाम लेना है आपको किण्वन, और वो प्रक्रिया होती है ईस्ट में होती है। किण्वन किसे कहते हैं। अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन का वह प्रक्रम जाइमेज एंजाइम के प्रभाव से होता है, जिसमें ग्लूकोज का सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल एल्कोहल ऊर्जा उत्पन्न होती है, किण्वन कहलाता है। देखिए, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन दोनों एक ही नाम है। करे कि वह प्रक्रम जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है। ये जो एंजाइम का नाम है उसका नाम है जाइमेज, और इस पूरी प्रक्रिया को ईस्ट कहते हैं, और जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं किण्वन, और होता ईस्ट में है। तो जिसमें ग्लूकोज का सरलीकरण, ग्लूकोज जो है वो टूटेगा, किसमें टूटेगा, तो एथिल एल्कोहल, यानी कि जो एल्कोहल एथेनॉल है, और ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसमें ऊर्जा जो है बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया जो है किण्वन कहलाती है। तो यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज है, जाइमेस या ईस्ट इसको बोलते हैं। 2C2H5 इसको एथिल एल्कोहल का यह सूत्र है, इसका आयुपेशी नाम एथेनॉल होता है। 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा, ये जो ऊर्जा होती है ये 8 ATP के रूप में संचित रहती है। ये 8 जो है ATP के रूप में संचित रहती है। वायवीय श्वसन, श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। जो वायवीय श्वसन है यह कोशिका द्रव्य में न होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पूर्णतः विखंडन होता है और पूरी मात्रा में एनर्जी मुक्त होती है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन हो रहा है। 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं।
साथ ही साथ जल रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है जो एटीपी में संचित हो जाती है। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती है। जो भी एनर्जी हमको मिल रहा है जो मुक्त होगी वो एटीपी के रूप में संचित हो जाएगी, और एटीपी के विखंडन से जब फिर एटीपी जब टूटेगा तो उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे हमारे कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जैसे सांस लेना हम लोग का है, ब्लड का चलना है, हमारे अंदर इनर ऑर्गन जो है वो काम करते हैं, लंग्स का चलना है, हार्ट का चलना है, ब्रेन का चलना है, ये सारी अंदर की जो भी क्रियाएं हो रही है वो इसी एटीपी एनर्जी के कारण से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है उसका विखंडन होगा कहां पर जाकर के, तो कोशिका द्रव्य में होगा। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर का भाग है जिसमें पूरा मटेरियल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर में ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी में इसका विखंडन होता है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका द्रव्य में जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा तो ये टूटेगा पायरुवेट में और एटीपी में, और यहां से उसको मिलेगा 8 एटीपी। यहां से केवल मात्र 8 एटीपी इसको मिलेगा। अब यहां पायरुवेट की 3 स्थितियां होगी। पायरुवेट जो एटीपी है 8 एटीपी मुक्त होगा, चूंकि ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये टूटेगा 3 कार्बन वाले परमाणु में टूटेगा जिसको पायरुवेट बोलते हैं। पायरुवेट प्लस एटीपी, कुछ ऊर्जा भी मुक्त होगी, ये टूटेगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, और ये ऊर्जा बहुत ही कम रहती है जिसको 8 एटीपी कहते हैं। अब यहां से पायरुवेट के आगे की जो प्रोसेस है वो 3 भाग में बट सकता है, 3 ही क्रियाएं हो सकती है। पहला नंबर पे है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। देखिए जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जाएगा पायरुवेट, तो इसमें से क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया होती है ईस्ट में होती है, जाइमेस नामक एंजाइम के द्वारा होता है। और दूसरा स्थिति है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए, और तीसरा कंडीशन है कि ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में चला जाए। जो पेशी कोशिकाएं होती है अगर उसमें चला जाता है तो वहां पर बनाएगा लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल के कारण जो होता है शरीर में दर्द, ऐंठन ये सब महसूस होने लगेगा। और तीसरा जो कंडीशन था, ये वाला जो कंडीशन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में चला जाएगा। अब इसमें ऑक्सीजन अगर टच कर जाएगा तो पायरुवेट जो है पूरा तरह से टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O जल में और ऊर्जा में, और यहां पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है 38 एटीपी। यहां पर काफी विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं विभिन्न कार्यों को करने में। मैं पढ़ाने में कर रहा हूं, आप पढ़ने में कर रहे हैं, और आदमी जितने भी आम आदमी वो अपने अपने कार्य, दैनिक जीवन में जो कार्य है वो कार्यों को करने में इसी ऊर्जा का हम लोग 38 एटीपी जो ऊर्जा है इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब क्रेब्स चक्र क्या है, तो देखिए एक क्रेब्स नाम का वैज्ञानिक थे। क्रेब्स नाम का जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि वायवीय श्वसन के अंतर्गत जब पायरुविक अम्ल, देखिए पायरुवेट अम्ल जो है पायरुविक अम्ल बन में कन्वर्ट होता है, कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। जो वायवीय श्वसन के अंतर्गत में जो पायरुविक अम्ल है वह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, तब माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले इंजाइमों के प्रभाव में चक्रीय पथ में उसका सरलीकरण होता है। जो भी ये सरलीकरण हो रहा है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ कि एक का एक सब टूट गया और विखंडित हो गया और बहुत सारी एनर्जी मिल गया, ऐसा नहीं होता है, वो चक्रीय पथ में होता है। इस चक्रीय पथ को क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र का जो नाम है वह सर हैंस क्रेब्स के नाम पर पड़ा था। कहने का मतलब है कि पायरुवेट गया, ग्लूकोज गया, पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट से फिर जो है 3 कंडीशन हम लोग पढ़े कि एथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या बनेगा लैक्टिक अम्ल बनेगा, और या तीसरा बनेगा कि पूर्ण विखंडन होगा। तो तीनों ही प्रक्रिया जो होती है अचानक एकाएक नहीं होता है, धीमे धीमे क्रमिक रूप से टूटते रहता है और एनर्जी मुक्त होते रहता है, धीमे धीमे टूटते रहता है, एनर्जी मुक्त होते रहता है। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं चलती रहती है। तो इन्हीं को कौन खोया था, तो क्रेब्स चक्र बोलते हैं। और इस सर वैज्ञानिक जो थे वो वैज्ञानिक का नाम था सर हैंस क्रेब्स, इन्हीं के नाम पर ये क्रेब्स चक्र दिया गया है। वही इसको खोजे थे कैसे धीमे धीमे ऑक्सीजन जो है टूट रहा है और टूटता जाता है। अब यहां से अवायवीय श्वसन था, वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। अभी हम लोग पढ़े थे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो वायवीय श्वसन में पूरा एनर्जी मिल रहा था, अवायवीय में एनर्जी नहीं मिलता है।
वायवीय श्वसन में पूरी ऊर्जा मुक्त होती है, अवायवीय में बहुत थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में जल भी बनता है, अवायवीय श्वसन में जो है लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल में परिवर्तित होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अवायवीय श्वसन आप लिखिएगा और दूसरी तरफ लिखिएगा वायवीय श्वसन। पहला नंबर पॉइंट आता है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अवायवीय, नाम से स्पष्ट है अवायवीय, इसमें वायु नहीं है, तो बोलेंगे यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। इसकी पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। जो अवायवीय है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता ही नहीं है, वह कोशिका द्रव्य में ही सारी प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज जाकर टूटता है पायरूवेट में, तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य में होती है। जबकि वायवीय श्वसन जो होता है इसका पहला चरण कोशिका द्रव्य में था, द्वितीय चरण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। जो अवायवीय है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया उसकी कोशिका द्रव्य में होती है, लेकिन जो वायवीय श्वसन है वो पहले होता है कोशिका द्रव्य में और बाद में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तीसरा पॉइंट है कि इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, पायरूवेट, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज टूटा था पायरूवेट में और पायरूवेट से फिर टूटा किसमें, एथेनॉल में बनेगा, या जब पेशी अंगों में चला जाएगा तो फिर बनेगा लैक्टिक अम्ल बनेगा। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। जो इसमें है वायवीय है, इसमें पूरा का पूरा एनर्जी मुक्त होता है। इसमें वायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें वायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा का केवल 8 एटीपी ही मुक्त होता है। अवायवीय जो श्वसन है इसमें केवल और केवल 8 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में इसमें ऊर्जा का कुल 38 एटीपी बनता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। तो आपको पता है कि श्वसन भी एक मंद दहन है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। आखिर श्वसन भी एक दहन है, मंद दहन है, और दहन है, दोनों में क्या अंतर है। अंतर को देखते हैं कि ये श्वसन है और एक तरफ लिखेंगे हम दहन, बीच से एक लाइन लगा दीजिएगा। यह एक जैविक प्रक्रिया है। बताइए श्वसन किस में होता है, जो सजीव है उनमें होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब सजीव में है तो जैविक अभिक्रिया होगा ये, जबकि रसायन जो दहन है वो क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में क्या अंतर था, थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया वो होता है जिसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया क्या होता है कि जिसको पुनः दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। जैसे आप दूध से दही जमा दीजिएगा, फिर वापस दही से दूध नहीं कन्वर्ट कर पाइएगा, ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। पानी को बर्फ बना दीजिएगा और बर्फ को पिघला करके फिर से पानी बना दे रहे हैं, तो ये आपका हो गया भौतिक अभिक्रिया। तो पहला नंबर पे कि यह एक जैविक प्रक्रिया है और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा नंबर पर यह जीवित कोशिकाओं में होता है। जो श्वसन होता है वो सभी जितने भी दुनिया में जीवित कोशिकाएं हैं उन्हीं में सांस की प्रक्रिया चलती है, वही सांस ले सकते हैं, तो यह जीवित कोशिकाओं में होता है। लेकिन जो ये है दहन जो होता है यह जीवित कोशिकाओं या जीवित प्रणालियों के बाहर होता है। दहन की क्रिया जीवित कोशिकाओं के अंदर नहीं होती है, वह निर्जीव पदार्थों के अंदर होता है। जैसे आप लकड़ी को जला दीजिए, कोयला जला दीजिए, पेट्रोल जला दीजिए, या केरोसिन जला दीजिए, या एलपीजी जला दीजिए, ये सब क्या है, निर्जीव पदार्थ है। इनमें जो होता है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तीसरा नंबर है कि यह एक नियंत्रित प्रक्रिया है। जो श्वसन होता है वो एकदम नियंत्रित कंट्रोल में चलता है कि इतना ही सांस ले सकते हैं। कोई भी आदमी जो है, एक मनुष्य जो है 1 मिनट में जो है 15 से 18 बार ही सांस ले सकता है, तो ये मनुष्य का है। और जीव जो है अलग अलग तरह का सांस लेते हैं, जैसे चूहा है बहुत तेजी सांस लेता है, कुत्ता बहुत तेजी सांस लेता है, हाथी बहुत धीमे धीमे सांस लेता है, सांप बहुत धीमे धीमे सांस लेता है, वृक्ष जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं। तो यह एक नियंत्रित प्रक्रिया है और यह एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। अगर आप आग जला रहे हैं तो हो सकता है वो ज्यादा मात्रा में भड़क जाए, आग कम भी हो सकता है, तो वो अनियंत्रित है, वो हम कंट्रोल उसको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये श्वसन है वो पूरा नियंत्रित कंट्रोल में चलता है। तीसरा नंबर है कि इसमें ऊर्जा एटीपी और ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। जो श्वसन है इसमें जो ऊर्जा जो मुक्त होगी, निकलेगी ऊर्जा, वो एटीपी के रूप में हो जाएगी। जो जीवित कोशिकाओं के अंदर होता है एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी में ही जमा रहता है और ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। अब इसमें क्या है कि इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। सिर्फ और सिर्फ जो होता है दहन जब होगा इसमें ऊर्जा जो होगा ऊष्मा के रूप में मुक्त होगा, जो ऊर्जा होगा। श्वसन क्रिया सामान्य ताप पर होती है। श्वसन क्रिया के लिए कोई विशेष टेम्परेचर की जरूरत नहीं है।
नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। दहन क्रिया उच्च ताप पर होती है। किसी भी चीज को जलने के लिए कम से कम उसके जलने पर जो ज्वलन ताप है वहां तक आपको ले ही जाना पड़ेगा कम से कम उसको जलाने के लिए। अगला है कि श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। श्वसन हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया अपशिष्ट उत्पाद यानी हानिकारक चीजों के रूप में मुक्त होता है। दहन ईंधन की संरचना और दहन प्रक्रिया की स्थितियों के आधार पर उत्पादों उप उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज को जला रहे हैं। जिस चीज को जलाइएगा उसमें उसी तरह का जो है उप उत्पाद निकलेगा। जैसे अगर कोई लकड़ी जला रहा है तो उसमें अवशेष के रूप में राख भी बच सकता है, धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ईंधन आप जला रहे हैं। तो दहन जो होता है ईंधन की संरचना और दहन की प्रक्रिया स्थितियों के आधार पर उप उत्पाद के रूप में एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न कर सकता है। विस्तृत श्रृंखला का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी मुक्त कर सकता है। जैसे कोयला जलाते हैं हम लोग तो सल्फर डाइऑक्साइड भी उसमें मुक्त होता है। तो ये डिपेंड करेगा किस प्रकार का हम ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं पौधों में श्वसन के बारे में। तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण की क्रिया से होता है। पौधों में जो श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान है, जो एक्सचेंज हो रहा है, वह होता है विसरण के माध्यम से होता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि विसरण होता क्या है। तो विसरण जैसे आप कमरे में कोई चीज अगर आप अगरबत्ती जला देते हैं तो उसका जो सुगंध है आपके नाकों तक दूसरे बैठे कमरों में पहुंच जाता है। तो यह वायु में वायु का विसरण होता है। विसरण की घटनाएं द्रव और गैस में होती हैं, ठोस में नहीं होती हैं। लेकिन एक अपवाद है उसमें कि जस्ता और तांबे के प्लेट को अगर आप सटा करके कुछ वर्षों तक छोड़ देते हैं तो उसमें भी विसरण की क्रिया हो जाती है और वे दोनों इस तरह जुड़ जाते हैं जैसे कि वो कभी अलग थे ही नहीं। अब उनको अलग करने के लिए आपको गैस वेल्डिंग से काटना पड़ेगा तभी अलग हो पाएंगे। यानी कि विसरण की जो क्रिया है वो होता है ठोस में होता है अपवाद के तौर पर, द्रव और गैस में जनरली होता है। जैसे आप दूध में पानी फेंट दे रहे हैं, दूध में पानी आप मिला दे रहे हैं तो विसरण की क्रिया से वह मिलता है। गैस में हवा में जो है कहीं से दुर्गंध आ रहा है कहीं से सुगंध आ रहा है तो वो विसरण की क्रिया से ही प्रविष्ट हुआ है उसमें। अब यहाँ पर इसके लिए जो पौधों में श्वसन है उसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायु, जो भी वायु जो है जा रहा है ऑक्सीजन युक्त है जिसमें 21% ऑक्सीजन है। वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पत्ती में जो छिद्र होता है जो रंध्र होता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं, उसके माध्यम से पुराने वृक्षों की तनों जो पेड़ जो है जो वृक्ष जो है पुराने हो चुके हैं उनकी जो तना है यानी कि जिसको छाल बोलते हैं बार्क बोलते हैं, तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों स्थित वहां पर वात रंध्र होता है जहां पर छिद्र होते हैं जो त्वचा जो छाल है उस छाल पे वहां पर छोटे छोटे महीन महीन छिद्र होते हैं एवं अंतर कोशिकीय स्थान द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। तो मेनली पौधों में जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन लेता ग्रहण कहां से करता है तो पत्तियों में जो छिद्र होता है उससे लेता है और जो जो पेड़ पौधा के जो छाल है जो तना है उस तना पर जो छाल है उस छाल के अंदर महीन महीन छिद्र होते हैं उनसे लेता है। पेड़ पौधा जड़ से भी श्वास लेता है, ऐसा नहीं है कि जड़ से श्वास नहीं लेता है, जड़ से भी सांस लेता है। पेड़ों पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। आप समझिए कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि पेड़ पौधा केवल पत्तियों से सांस लेता है, यह गलत पढ़े थे, अधूरी जानकारी थी। पेड़ पौधा जो सांस लेता है वह पत्ती से भी लेता है, जड़ से भी लेता है और तना से भी लेता है। यानी कि पेड़ पौधा अपने लगभग लगभग हर स्थान से सांस लेता है। क्यों ले सांस लेता है, पेड़ अलग अलग सांस लेता है क्योंकि विसरण के माध्यम से पूरा ऊपर से नीचे तक ऑक्सीजन का प्रवाह संभव नहीं है। जड़ों से निकले मूल रोम जो एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होते हैं मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती हैं। इन्हीं मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। जड़ों से निकले जो मूल रोम होते हैं जो एपिडर्मल कोशिकाओं के बने होते हैं, जो मूल रोम होते हैं वो एपिडर्मल कोशिकाओं का बना होता है, मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती हैं। जो मिट्टी है उसके अंदर जड़ जो होता है फैला रहता है और मिट्टी के अंदर जो गैप है वहां पर जो हवा अंदर जा रहा है उसी से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर छोड़ देते हैं। पुरानी जड़ों में ऐसे मूल रोम नहीं पाए जाते, जो बहुत जड़ पुराना हो चुका है उसमें ऐसे मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। तो प्रश्न है कि लंबे समय तक जल जमाव के कारण पौधे सूखने लगते हैं या मर जाते हैं, क्यों? तो जब बहुत समय तक आप लंबा देखे होंगे अपने आसपास की कहीं पेड़ है पौधा है और वहां पर जल का जमाव हो गया
तो वह पेड़ पौधा धीमे धीमे मुरझा जाता है, सूख जाता है। मेलरी रीजन क्या है कि उसका पत्ता सांस ले रहा है, तना जो है सांस ले पा रहा है, लेकिन जो जड़ है वो पानी के अंदर होने के कारण अंदर हवा प्रवेश नहीं कर पा रहा है और जड़ से उसका श्वसन बंद हो गया है। यही कारण है कि पेड़ पौधे सूखने लगते हैं या मर जाते हैं। तो लंबे समय तक जल जमाव होने के कारण पौधों की जड़ों द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान बंद हो जाता है। यही कारण है कि लंबे समय तक जल जमा होने के कारण पौधे सूखने लगते हैं या मर जाते हैं। मेनली इसका कारण था कि जो पौधों का जो श्वसन है वह जड़ के माध्यम से बंद हो गया था, इसीलिए पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जलीय पौधे श्वसन कैसे करते हैं? ये तो स्थलीय पौधे के बारे में हो गया, लेकिन जलीय पौधे जो है वो कैसे श्वसन करते हैं? तो जलीय पौधे विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं श्वसन क्रिया के पश्चात उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह गैस जल में ही क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। जलीय पौधे जो होते हैं वो जल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जल जो है H2O का बना होता है और H2O को खींच लिया, ऐसा H2O में से O2 को खींच लिया और H को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जल की सतह पर ऊपर हवा जब गुजरती है वहां से, तो जल के अंदर हवा के कण मिश्रित हो जाते हैं, यानी जल में घुले हुए ऑक्सीजन का वो उपयोग करते हैं जलीय पौधे, और जो ऑक्सीजन उसके शरीर के अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह उसको जल में ही क्या करता है? छोड़ देता है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान की दिशा उनकी आवश्यकताओं और पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। दिन में श्वसन से निकली CO2 गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, अतः CO2 गैस की जगह ऑक्सीजन रंध्रों से निकलती है और रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, अतः श्वसन से CO2 गैस रंध्रों द्वारा निकलती है। आप सुने होंगे कि कोई आदमी जो है पेड़ के पास सोया था और सोने के बाद उसको डर गया कि नहीं नहीं पेड़ के पास में ऑक्सीजन कमी हो गया, उसको दम घुटने लगा, तो वो कहता है कि भूत था। ऐसा नहीं है कि वहां पर भूत था। पेड़ पौधा क्या होता है कि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ता है। जब तक सूर्य का प्रकाश उसकी पत्तियों पर पड़ रहा है या सूर्य का प्रकाश अवेलेबल है, हल्का फुल्का भी अवेलेबल है, बारिश के दिनों में या जाड़े के दिनों में भी जो हल्का फुल्का आता है, तो अगर इस तरह से है तब तक पेड़ पौधा जो है वहां से उसका जो छिद्र है स्टोमाटा होता है, उस स्टोमाटा में से कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर ऑक्सीजन निकलेगा। दिन में पेड़ पौधे जो है छोड़ते क्या है? तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि रात्रि में क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। तो इसी कारण से रात में जो पेड़ पौधे के पास कोई जीव जंतु या आदमी सोता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगता है, तो वह कहता है कि हमको भूत जाप रहा था, भूत जाप रहा था। ऐसा भूत नहीं होता है, ठीक है? वो पेड़ ऑक्सीजन की कमी से ऐसा उसको फीलिंग हो रहा था। तो पेड़ पौधों में जो श्वसन है गैसों का आदान प्रदान की दिशा उसकी आवश्यकताओं पर और पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। दिन में जो श्वसन से निकली CO2 गैस है, जो दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है पेड़ पौधा, उसको जस्ट पुनः ले भी लेता है ग्लूकोज बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। इसका जो CO2 गैस जो छोड़ा या निकलने वाला था उसका जो इस्तेमाल इस लोग प्रकाश संश्लेषण में करता है, अपना भोजन बनाता है, और अतः CO2 गैस की जगह ऑक्सीजन रंध्रों से निकलती है। जो स्टोमाटा जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनकी जगह ऑक्सीजन के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जगह से वहां पर ऑक्सीजन निकलता है। कब तक निकलेगा? जब तक सूर्य का प्रकाश अवेलेबल है तब तक निकलेगा। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अतः श्वसन से CO2 गैस रंध्रों द्वारा बाहर निकलती है, और रात्रि जो होगा तो श्वसन से जो सांस जो छोड़ रहा है उसमें वहां से CO2 गैस निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन कुछ पौधे ऐसे अपवाद में भी आते हैं, जैसे पीपल हो गया, तुलसी हो गया और बरगद हो गया। ये सब जो पेड़ पौधे जो है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो रात्रि के समय भी ऑक्सीजन ही देते हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया जो है जंतुओं के श्वसन की क्रिया से भिन्न किस प्रकार भिन्न है? तो पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन क्रिया से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होती है। जो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होगी, पौधों में प्रत्येक भाग से श्वास लिया जाता है। जड़ अपना अलग लेगा, तना अपना अलग लेगा, पत्ती अपना अलग लेगा, यानी कि सभी भागों से अलग अलग होता है। जबकि जंतुओं में पौधों की तरह श्वसन प्रत्येक भाग से नहीं होता है। जंतुओं में एक विशेष प्रकार का अंग होता है, उसी अंग से श्वसन की क्रिया होती है। आगे है कि पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। पौधों में अगर कोई चाहेगा कि जैसे हम लोग इंसान है नाक से सांस लिए और हमारे शरीर में ब्लड जो होता है ना
वो पूरे शरीर में उसको ऑक्सीजन को फैलाता है। जबकि पेड़ पौधा में ऐसा बात नहीं है, जिस अंग का जरूरत है उसी अंग से वो क्या करेगा, श्वास लेगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। जंतुओं में श्वसन गैसों का परिवहन होता है, जबकि पौधों में गैसों का परिवहन नहीं होता है। पौधों में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा धीमी गति से होता है। पेड़ पौधे बहुत धीमी धीमी गति से सांस लेते हैं, जबकि जीव जंतु जो हम लोग जंतु हैं, जंतुओं में श्वसन पौधों की अपेक्षा तेज गति से होती है। अगर आप ये बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप इसको लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ चित्र है स्टोमाटा के बारे में। तो ये जो है स्टोमाटा है, ओपन स्टोमाटा और बंद स्टोमाटा। ये जो है यही छिद्र है और इसी छिद्र के माध्यम से जो है सांस यहीं से अंदर जाता है। इनको जो रोकने वाली कोशिकाएं होती है इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, गार्ड सेल्स होता है। और ये जो होता है ये बंद स्टोमाटा है। जब ये स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो ना ऑक्सीजन इसमें अंदर जाएगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। और ये जो है खुला हुआ स्टोमाटा है, इसमें ऑक्सीजन यहीं से माध्यम से अंदर जाएगा और बाहर आएगा। अच्छा, ये करती कैसे है, तो जब ये कोशिकाएं जब जल ले लेती हैं, जल लेकर के फूल जाती हैं, जब ये फूल जाएगा तो ये फूल जाएगा तो अपने आप को मोटा करने लगेगा। तो जगह तो इधर है नहीं जाने के लिए, तो ये इधर की ओर ही बंद, इधर की ओर क्या होगा कि इधर की ओर फैलेगा और इसको बंद कर देगा। तो ये बंद कब होती है, जब ये कोशिकाएं जल अवशोषित कर लेती हैं, जल को खींच लेती हैं, ये फुल करके इसको बंद कर देती हैं। और जब ये कोशिकाएं जब ये जल मतलब कि ये देखिए ये जल लिया हुआ है, ये जल लेकर फुल गया है तो बंद कर दिया, और ये जो है जल नहीं इसको मिला है तो सिकुड़ गया है, सिकुड़ने के कारण इसमें गैप बन जाता है और इसी गैप से हवा अंदर की ओर जाता है। अब है हेडिंग की जंतुओं में श्वसन, और जंतुओं में श्वसन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।